हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो प्रस्तुत की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान ज़रूरी है, या फिर रंगीन पाठ्य पुस्तकें ज़रूरी हैं, या फिर प्रिंट समृद्ध परिवेश ज़रूरी है, या फिर कक्षा में लिखित आकलन यानी कि बच्चों का असेसमेंट ज़रूरी है? तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रिंट समृद्ध परिवेश है। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार के दृश्यांक, चित्रण सामग्रियाँ और पोस्टर वगैरह रहें तो वो भाषा सिखाने में मददगार साबित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल है कि बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर बच्चे स्कूल आते हैं, इसका क्या मतलब है? बच्चे बोलचाल की भाषा लेकर आते हैं तो क्या हमें बच्चों की बोलचाल की भाषा को न सिखाना चाहिए, या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए? तो दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो घर से मादरी ज़बान, जिसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं, वो सीख के आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कक्षा में बच्चे की जो बोलचाल की भाषा है, जो मादरी ज़बान है, उसका उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो अगर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं तो हमें विद्यालय में बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग करना चाहिए। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या वो संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर बाल साहित्य? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं चारों ऑप्शन की तो चारों ऑप्शन कुछ हद तक इम्पोर्टेंट हैं भाषा सीखने सिखाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पे पूरी एक थ्योरी वाइगोस्की ने दी। वाइगोस्की ने अपने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में, यानी कि सामाजिक विकास के सिद्धांत में, वाइगोस्की ने ये कहा कि बच्चों में सभी प्रकार का विकास, चाहे वो भाषाई विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, या फिर सामाजिक विकास हो, सभी प्रकार का विकास समाज से अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा सिखाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वो हिंदी के टीचर का क्या प्रयास होना चाहिए? क्या ये प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचनात्मक शक्ति को बढ़ने का अवसर दे, या फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, या बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे? दोस्तों, जहाँ कहीं पे भी ऑप्शन को आपको दिखे कि ऑप्शन में जोर दिया जा रहा है, बलपूर्वक कहा जा रहा है, जैसे कि ही शब्द यूज़ किया जा रहा है, या फिर सिर्फ, केवल, तो उसको आप हमेशा निगेटिव समझिएगा। वो ऑप्शन बहुत कम चांस होता है कि सही हो। जैसे कि आप दूसरे ऑप्शन में देखें, बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, तो यहाँ पे जो ही आ गया इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और बच्चों को मातृभाषा में ज़्यादा पढ़ाने पर फोकस किया जाता है, और इसमें कहा जा रहा है कि मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मानक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, और साथ ही साथ इसमें ही शब्द भी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा पहला और चौथा ऑप्शन। पहले और चौथे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सटीक क्या हो सकता है? तो भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने का वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। यानी कि हम डी पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, वरीयता देंगे ए को, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला सवाल ये कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, यानी कि भाषा आकलन के लिए इन चारों सवालों में से कौन सबसे कम अहम है। पहला है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी भी भाषा आकलन की बात हो और उसके लिए प्रश्न दिए जाएं तो आप ये देखिए कि किस प्रश्न के उत्तर में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जिस प्रश्न के उत्तर में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग होगा वो प्रश्न भाषा आकलन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और जिनके उत्तर में कम शब्द यूज़ होगा वो भाषा आकलन में कम महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ये देखिए, केशव का विचार कल्पना करके अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि इसके लिए ज़्यादा शब्द यूज़ होंगे, यानी कि भाषा आकलन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल है कि यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों से परेशान होगी। इला अगर स्कूल आती है तो उसको टीचर के सामना करने में दिक्कत होगी, किताब पढ़ने में दिक्कत होगी। इसका भी आंसर बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा भाषा आकलन में। तीसरा सवाल है कि अपने दोस्तों से पूछ कर बताओ कि कौन किस बात से घबराता है। अब बच्चे बताएंगे, अलग अलग बच्चे बताएंगे, सभी बच्चों का आंसर एक बच्चा जब बताएगा कि इसने ये कहा, फलां ने ये कहा कि उसे डरावनी फिल्में बहुत ज़्यादा घबराती हैं, फलां ने ये कहा, इस तरह से सबका जब विचार बताएगा तो उसमें भी ज़्यादा भाषा का यूज़ होगा, और जब ज़्यादा भाषा का यूज़ होगा तो भाषा आकलन के लिए वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखिए, ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा। इसका उत्तर क्या होगा, बस एक लफ्ज़ होगा, एक शब्द होगा, चिमटा। चिमटा ही तो खरीदा था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, उसमें जो हमीद होता है वो चिमटा खरीदता है। तो यहाँ से इस वाले सवाल में सबसे कम अल्फाज की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ एक लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ी जवाब देने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा आकलन के संदर्भ में यहाँ पे जो चौथा सवाल है वो सबसे कमज़ोर है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि डैश का अति महत्वपूर्ण कार्य है, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या फिर लेखन। तो दोस्तों संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन है, वो भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन आप कैसे करेंगे, सबसे अच्छा जो तरीका है, क्या कविता सुनना और शब्दशः लिखना है। दोस्तों जहाँ कहीं पे भी ऑप्शन में आपको ज्यों का त्यों दिख जाए या फिर शब्दशः दिख जाए और भाषा से संबंधित वो प्रश्न हो, भाषा के विकास के, भाषा के आकलन से, तो आप जहाँ कहीं पे भी शब्दशः या ज्यों का त्यों दिखे उसको आपको फ़ौरन गलत करना है, यानी कि आपका पहला और चौथा गलत हो गया। क्योंकि सुनी गई कहानी को शब्दशः कहना या फिर कविता सुनना और शब्दशः लिखना, शब्दशः जब भी होगा तो बच्चे की भाषा और लिखने की और सुनने की जो कुशलता है उसका आकलन हम सही से नहीं कर पाएंगे। अब पहला और चौथा जब गलत हो गया तो बचा दूसरा और तीसरा। सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना या फिर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर है आकलन करने के लिए सुनने और लिखने की कुशलता का। तो दोस्तों सुनी हुई बात को अपने शब्दों में जब आप लिखेंगे तो ये सुनने और लिखने की कुशलता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि सार्थक, कोई बच्चा है सार्थक, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, भाषाई व्यवहार दर्शाता है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते हुए क्या कर रहा है, शब्दों को या फिर वाक्यों को वो दोहराता है। तो ऐसा जब वो कर रहा है तो क्या उससे पता चल रहा है क्या सार्थक पढ़ने में ज़्यादा समय लेता है, क्या वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, क्या वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है या फिर उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा पढ़ते हुए शब्दों को या वाक्यों को दोहरा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो समझने की कोशिश कर रहा है, समझ के साथ पढ़ने की वो कोशिश कर रहा है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल है कि हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना क्या ये नहीं है, या फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, या भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या फिर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, और मैंने निगेटिव के लिए क्या बताया था, जब कभी भी आपको ही केवल सिर्फ ऐसे शब्द देखने को मिले तो वो आपके हमेशा ऑप्शन निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन में बच्चों की गलतियों की बात हो रही है। तो दोस्तों पेडागोजी में बच्चों की कभी भी गलती नहीं मानी जाती है। जहाँ कहीं पे भी बच्चों की गलती आपको दिखे उस ऑप्शन को आप हमेशा गलत करके आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये उद्देश्य नहीं है लैंग्वेज में असेसमेंट का। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या। उत्कृष्ट लेखन आप कैसे करेंगे, खुद के जब अनुभव लिखेंगे तो अपने शब्दों में जब खुद के एक्सपीरियंसेस को लिखेंगे तो आपका जो लेखन होगा वो उत्कृष्ट होगा। तो अब 4 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में आप खुद के अनुभव को बयान कर रहे हैं। छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, या फिर मेरे सपनों का भारत, या फिर पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो जब हम कोई भी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करते हैं तो हम अपने अनुभव को शब्दों में लिख रहे हैं, और अपने अनुभव को शब्दों में लिखना ही उत्कृष्ट लेखन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चौमस्की के बारे में पढ़ा होगा तो चौमस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की ने दिया। चौमस्की ने क्या दिया, भाषा विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत में क्या बताया कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अब देखिए पहला जो कथन है वो यही कह रहा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, तो यही कथन भाषा सीखने के संदर्भ में सही है। दूसरे कथन को देखें, इसमें नहीं कह रहा है कि जन्मजात नहीं होती है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि बच्चे घर पे ही तो बोलचाल की भाषा मातृभाषा सीख लेते हैं, मादरी जबान यानी कि मातृभाषा वो घर पे ही सीख लेते हैं, इसलिए ये वाला गलत कथन हो गया। और बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ संचार माध्यम से ही सीखें। आपसी कम्युनिकेशन से, बोलचाल से, खेल खेल के, घर में किसी भी तरह से बच्चे सीख सकते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। अब सही कौन सा हुआ, भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये वाला कथन सही हो गया। चौमस्की भी यही बात कह रहे हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो क्या है, वो लिखने संबंधी समस्या है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी समस्या, डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित समस्या। दोस्तों इन शब्दों को, इन जो भाषा संबंधी जो कमियां हैं उनको अब शुद्ध हिंदी में बदल के नाम पूछ देता है। जैसे एक बार डिसलेक्सिया को पठन वैफल्य के नाम से पूछ दिया था, तो आप इनको हिंदी में भी ध्यान दीजिए। अगर कोई भी कठिन हिंदी आपको दिखे और वो आप नहीं समझ पा रहे उसका मतलब, तो आप क्या करो, बाइलिंगुअल पेपर होता है, इंग्लिश में उसकी मीनिंग देख लो। जैसे कि पठन वैफल्य पूछ दे और पठन वैफल्य आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने इंग्लिश में फ़ौरन देख लिया, अरे ये तो डिसलेक्सिया है, और डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। तो इस तरह से आप सही कर लेंगे। तो जब कभी भी शुद्ध हिंदी आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अंग्रेजी में देख लेना है। तो डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने से संबंधित समस्या है। अगला सवाल है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों क्या प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में,
या फिर नैतिक मूल्य वाली कहानियाँ या कविताएं या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य या फिर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो दोस्तों हिंदी की पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ या कविताएं क्यों नहीं हैं, तो दोस्तों ये भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा जो उचित है वो डी वाला ऑप्शन है। तो इसलिए हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं हैं वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल यह है, अगला सवाल क्या है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं, क्या संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं या फिर शिक्षक के लिए बहुत जटिल चुनौती होती हैं या फिर आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं या भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो जो बहुभाषाएं हैं उनको हमें एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। एज ए टीचर बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के भाषिक आदान प्रदान के जो अवसर हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है। तो दोस्तों भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर है वो भाषा का उपलब्ध परिवेश है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सन 2018 में पूछे गए हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा सा जल्दी बोला है ताकि मैं कम वक्त में आपको ज़्यादा कुछ दे दूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये तरीका ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।